जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम आधुनिक भारत की सीरीज को पढ़ रहे हैं। हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक सभी घटनाओं को एक क्रम में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वो है खिलाफत आंदोलन। ये आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ था और 1924 में आंदोलन क्या हो गया था बेटा, समाप्त हो गया। ये आज आपकी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आपको 6 क्लास प्रोवाइड करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने वे क्लास ध्यानपूर्वक देखी होंगी और अपने हाथों से नोट्स बनाए होंगे। देर ना करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक है आज आपका खिलाफत आंदोलन। देखिए बेटा, खिलाफत आंदोलन 1919 में स्टार्ट हुआ और 1924 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1919 में स्टार्ट हुआ और 1924 में क्या हुआ, ये आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये आंदोलन था कैसा आंदोलन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आंदोलन था कैसा। देखो बेटा, ये आंदोलन स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन नहीं था। ये आंदोलन भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ नहीं था। ये आंदोलन एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। तो सर, ये मुस्लिम समुदाय के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था, तो हम इसे इस क्रम में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसे भारत की स्वतंत्रता के क्रम में क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा देखो, इस आंदोलन से बाद में गांधी जी जुड़ेंगे और गांधी जी इस आंदोलन के मंच से एक क्या करेंगे, एक विशेष आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो ये एक उस आंदोलन का क्या माना जाता है, मंच माना जाता है, एक उस आंदोलन का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है, उद्गम बिंदु माना जाता है। और इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो खिलाफत आंदोलन एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। इसका भारत की स्वतंत्रता से कुछ भी लेना देना नहीं था। अब इंपॉर्टेंट, इस आंदोलन को भारत में किसने शुरू किया? यह आंदोलन भारत में दो मुस्लिम भाई, जिनके नाम थे शौकत अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद अली, जिन्हें हम अली बंधुओं के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, भारत में खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली, दो अली बंधु थे, इनके द्वारा क्या किया गया था बेटा, शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए, आगे देखते हैं। इस आंदोलन के शुरू होने का, भारत में शुरू होने का कारण क्या था? देखो, किसी घटना का कारण अगर आप समझ जाएंगे तो उस घटना से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वैकल्पिक या लिखित रूप से, वो आप आराम से बहुत ध्यानपूर्वक आप उनको लिख सकते हैं या फिर उनके टिक आराम से लगा सकते हैं। तो देखिए, इस आंदोलन के शुरू होने का प्रमुख कारण ये था कि प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में स्टार्ट हुआ था और 1918 में जाकर क्या हो गया था बेटा, समाप्त हो गया था। इसी युद्ध में, इसी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन तुर्क के विरोध में लड़ रहा था। ब्रिटेन और तुर्क आपस में लड़ रहे थे और तुर्क क्या था, एक मुस्लिम राष्ट्र था, आज भी क्या है, मुस्लिम राष्ट्र है। तुर्क और ब्रिटेन एक दूसरे के क्या लड़ रहे थे, अपोजिट लड़ रहे थे, एक दूसरे के विरोध में लड़ रहे थे। इस युद्ध में जो अंग्रेजी सरकार थी, उसने भारतीय मुसलमानों को अपनी ओर से लड़ने के लिए तुर्क भेजा, या ये कह सकते हैं कि भारतीय मुसलमानों को तुर्कों के साथ लड़ाने लगे। अब भारत में इसका क्या हुआ बेटा, विरोध हुआ। भारत में इसका क्या हुआ, विरोध हुआ। भारतीय मुसलमानों ने इसका क्या किया, विरोध किया, और बिल्कुल सही विरोध किया। क्यों? क्योंकि मुसलमान को मुसलमानों से लड़ाने का काम कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। अगर यही हिंदू से हिंदू को लड़ाने का काम होता तो हिंदू में कोई ना कोई धार्मिक आंदोलन शुरू होता। यानी कहने का मतलब ये है कि सर, मुसलमानों से मुसलमानों को लड़ाया जा रहा था, इसलिए यह आंदोलन शुरू किया गया था। नहीं, यह आंदोलन इसलिए शुरू नहीं हुआ था। देखो, जब भारतीय नेताओं को ये मालूम चला, मुस्लिम नेताओं को जब मालूम चला कि तुर्क ने भारतीय मुसलमान सैनिकों को अपनी ओर से तुर्क के साथ लड़ने के लिए भेजा है, या तुर्क के साथ क्या कर रहे हैं, भारतीय मुसलमान लड़ाई कर रहे हैं, तब उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि आप मुसलमान भाई को मुसलमान भाई के साथ क्या करवा रहे हो, लड़ा रहे हो। तब ब्रिटेन को यह भी पता था कि अगर तुर्क में जीतना है, यानी तुर्क को जीतना है, तो भारतीय सैनिकों का अंग्रेजी सरकार के साथ लड़ना क्या है, बहुत आवश्यक है कि साथ लड़े। तब बेटा क्या हुआ, तब अंग्रेजों और भारतीय मुसलमान नेताओं के साथ क्या हो गया, एक समझौता हुआ। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि युद्ध समाप्ति के पश्चात अंग्रेजी सरकार मुसलमानों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता देगा तथा उनके धर्म की क्या करेगा बेटा, रक्षा करेगा।
शिक्षा, रक्षा, जो भी मतलब चीज़ें होंगी, जितनी भी मुस्लिम समुदाय से संस्कृति, जैसे उनकी संस्कृति है, धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं या उनके धर्म से संबंधित जो भी चीज़ होंगी उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। भारतीय मुसलमान इस चीज़ पर क्या हो गए, अंग्रेजों के साथ क्या हो गए, राजी हो गए। और भारतीय मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर तुर्क में क्या किया बेटा, तुर्की सेना को क्या किया बेटा, पराजित किया। और तुर्की सेना पराजित हुए। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन ने क्या किया, तुर्क पर क्या कर लिया बेटा, कब्जा कर लिया। चलो देखो आगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तुर्क ने ब्रिटेन पर क्या कर लिया बेटा, ब्रिटेन ने तुर्क पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीत गया और तुर्क क्या हो गया बेटा, हार गया। और इन्होंने कब्जा करने के पश्चात, यानी अंग्रेजी सरकार ने जब तुर्क पर जब कब्जा कर लिया बेटा, तो उन्होंने यहाँ से खलीफा के पद की क्या कर दी, समाप्ति करने की घोषणा कर दी। यानी कहने का मतलब ये है, इन्होंने ये कहा कि अब तुर्क में खलीफा नहीं हुआ करेंगे। सर ये जो खलीफा शब्द है इसका क्या मतलब है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, मेन पूरा आंदोलन था वो इस पद के लिए ही था। देखो खलीफा क्या होते थे, तुर्क एक क्या था, मुस्लिम राष्ट्र था। तुर्क क्या था, एक मुस्लिम राष्ट्र था। जो तुर्क का सुल्तान होता था उसे खलीफा कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था बेटा, खलीफा कहा जाता था। ये जो खलीफा थे ये मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक गुरु के रूप में माने जाते थे। यानी कि जो सुल्तान था वो खलीफा हुआ करता था, उसे खलीफा की उपाधि दी जाती थी। और जो खलीफा होता था उसे हम क्या मानते थे, मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु मानते थे। कहने का मतलब ये है। और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये पद ही समाप्त कर दिया, यानी सुल्तान का पद ही एक तरीके से समाप्त कर दिया। अब जब वहाँ से सुल्तान का पद समाप्त हो गया तो बेटा क्या हो गया, वहाँ पे खलीफा का पद भी समाप्त हो गया। यानी कहने का मतलब एक तरफ ये हो गया कि जो अंग्रेज ये कह रहे थे कि हम आपके धर्म की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, आपको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने धर्म को ही एक तरीके से क्या कर दिया, समाप्त करने का कार्य कर दिया। मुसलमानों ने तो अंग्रेजों ने तो, क्योंकि अंग्रेजों ने जब इनके धार्मिक गुरु का पद समाप्त कर दिया तो अब मुस्लिमों के पास कुछ बचा नहीं था। तब भारतीय नेताओं ने इसका क्या किया बेटा, विरोध किया अंग्रेजों से कि भाई आप जो पद आपने समाप्त किया है प्लीज़ इस पद को या पुनः इस पद को क्या करो, पुनः स्थापित कर दो। इसी के विरोध में, यानी इसी पद के पुनः विरोध, यानी इस पद को पुनः बनाने के लिए ये आंदोलन इसलिए किया गया। अब इस आंदोलन की शुरुआत करने के लिए अली बंधुओं ने एक खिलाफत कमेटी का क्या किया बेटा, गठन किया। क्या किया, खिलाफत कमेटी का गठन किया। 9 मार्च 1919 को बेटा खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। और ये 1919 ये किस समय का समय चल रहा है, ये रोलेक्ट सत्याग्रह का समय चल रहा है। यानी कि इस समय रोलेक्ट एक्ट जो काला कानून था उस समय भारत में आ चुका था। जो इस कमेटी यानी खिलाफत कमेटी की स्थापना किसने करी, खिलाफत कमेटी की स्थापना अली बंधुओं ने करी। अली बंधु वही शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया हजरत मोहानी को बनाया गया। किसको बनाया गया, हजरत मोहानी बने। इसके अलावा जो मुस्लिम बड़े बड़े नेता थे, धार्मिक मुस्लिम जो बड़े बड़े क्षेत्रीय नेता थे, उनको खिलाफत कमेटी से जोड़ा गया। जिनमें मुख्य नेता कौन थे, अबुल कलाम थे, दूसरे थे खान अब्दुल गफ्फार, तीसरे थे हकीम अजमल खां। और अन्य मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए जो अन्य लोग थे, मुस्लिम समुदाय या धार्मिक जो क्षेत्रीय नेता थे, मुस्लिम क्षेत्रीय नेता, अधिकांश इससे क्या हुए थे, धीरे धीरे करके जुड़ गए थे। नेक्स्ट देखो आगे। इस कमेटी ने अपना एक सम्मेलन सितंबर 1919 में लखनऊ में आयोजित किया। जो एक कमेटी बनी उस कमेटी ने एक सम्मेलन का आयोजन किया लखनऊ में सितंबर 1919 में। और इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया बेटा, एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर हमें इस खिलाफत कमेटी को या हमें इस आंदोलन को सिर्फ क्षेत्रीय तक सीमित ना रखकर इसे हम पूरे भारत में फैलाएंगे तब अंग्रेजों पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। तब इन्होंने क्या किया, ये इस कमेटी में यानी इस सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया कि हम इस जो कमेटी बनाई है जो ये कमेटी बनी है, कौन सी खिलाफत कमेटी, इसको हम राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं।
क्योंकि तभी अंग्रेजों पर दबाव पड़ सकता है। एक क्षेत्रीय दबाव अंग्रेजों पर नहीं, एक क्षेत्रीय लोगों का दबाव अंग्रेजों पर पड़ने से कोई भी काम नहीं चलेगा। तब जो आपके इब्राहिम थे, जो इसके अध्यक्ष थे, इब्राहिम ने एक सुझाव दिया कि इस कमेटी को हमें राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बनाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इस कमेटी को राष्ट्रीय स्तर की कमेटी बना दिया गया। इसका नाम रख दिया गया अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। क्या रख दिया गया नाम? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। सही कर लीजिएगा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बना, इसको रख दिया गया नाम या बना दिया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सेठ छुटानी को बनाया गया। इसका आयोजन किया गया दिल्ली में 23 नवंबर 1919 में। लेकिन अब थोड़ी सी पीछे की तरफ चलते हैं, बैकग्राउंड बनाते हैं। देखो, ये इसका जो सितंबर 1919 में लखनऊ में जो एक सम्मेलन आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष इब्राहिम बने थे, इन इब्राहिम ने हमें 3-4 और भी महत्वपूर्ण क्या दिए थी? बिंदु दिए थे। उनमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी था कि अगर हमें इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, कि अगर हमें राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर इस आंदोलन को बढ़ाना है, तो किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता को हमें किससे जोड़ना पड़ेगा? इस आंदोलन से जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि सर, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाने से ही काम नहीं चलेगा। इनका कहना यह था कि इससे हमें एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को जोड़ना पड़ेगा। और इससे पहले जो घटना हुई थी, इसी दौरान जो घटना चल रही थी, कौन सी? रोलेक्ट एक्ट वाली। रोलेक्ट एक्ट वाली, उस रोलेक्ट एक्ट के कारण क्या हुआ बेटा? रोलेक्ट एक्ट के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें गांधी जी की क्या हुई बेटा? गिरफ्तारी भी हुई। तो गांधी जी क्या बन चुके थे उस समय? क्षेत्रीय नेता से उठ चुके थे और राष्ट्रीय स्तर के नेता बन चुके थे। तो इब्राहिम ने ही यह सुझाव दिया था कि हमें आने वाले सम्मेलनों में किसी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को क्या करना पड़ेगा? कमेटी से जोड़ना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था कि अगर हम गांधी जी को इस आंदोलन से जोड़ लेते हैं, तो इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर हवा मिल जाएगी और यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर तक उड़ जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या हुआ? एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जो दिल्ली में हुआ 23 नवंबर 1919 को। इसकी जो अध्यक्षता थी वो सेठ छुटानी ने की। इसके बाद इसी सम्मेलन में यह निर्णय भी लिया गया था कि गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी से जोड़ा जाएगा। यानी कि जो इब्राहिम ने जो बात कही थी, वो बात स्वीकार कर ली गई थी, और स्वीकार करने के बाद गांधी जी को इस आंदोलन से जोड़ा गया। गांधी जी के पास भी प्रस्ताव गया और गांधी जी ने भी क्या किया? बिल्कुल इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के लिए क्या चाहिए थी? जगह चाहिए थी। तो गांधी जी ने दिल्ली में आयोजित हुए इस सम्मेलन की अध्यक्षता अपने हाथों में ली। यानी कहने का मतलब यह है कि आपसे क्वेश्चन आएगा कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की किस सम्मेलन की अध्यक्षता गांधी ने की थी? तो दिल्ली सम्मेलन की अध्यक्षता बाद में किसने करी? गांधी जी ने की। गांधी जी ने अपने सुझाव दिए। गांधी जी ने अपने सुझाव दिए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में। गांधी जी ने कहा कि हम हिंसा नहीं करेंगे आंदोलन में। गांधी ने कहा कि हम हिंसा के दम पर आंदोलन को नहीं बढ़ाएंगे, हम अहिंसा और बातचीत के दम पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और अंग्रेज सरकार के साथ क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। और बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा था कि हम हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा के मार्ग पे चलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे बेटा? और अंग्रेजी सरकार से क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। साथ ही साथ गांधी जी ने इसी आंदोलन यानी इसी मंच से, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के दिल्ली मंच से हिंदुओं को भी, भारतीय हिंदुओं को भी इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, यानी भाषण में अपने कहा कि भारतीय हिंदुओं को भी क्या करना चाहिए? इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या लेना चाहिए? भाग लेना चाहिए, जिससे कि एक हिंदू मुस्लिम एकता का क्या बने? एक हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बने। यानी हिंदू मुस्लिम एकता को क्या मिले? बढ़ावा मिले। गांधी जी भी इस बात पे बिल्कुल ठीक थे। गांधी ने इसीलिए शायद इस मंच को चुना होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिले। गांधी जी अपनी जगह बिल्कुल यहां पर सही थे। नेक्स्ट, साथ ही साथ गांधी ने यह सुझाव दिया था कि हम बातचीत के दम पर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे।
है ना। मैंने जैसे पहले पहले बताया कि इस बातचीत के दम पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तब गांधी ने कहा कि हम शिष्टमंडल बनाकर, शिष्टमंडल का मतलब बातचीत करेंगे हम अंग्रेजी सरकार से, एक शिष्टमंडल बनाकर क्या करेंगे, अंग्रेजी सरकार से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और अपने प्रस्तावों को और उनसे करे हुए समझौतों को हम उनके सामने रखेंगे। गांधी जी के कहने पर पहला शिष्टमंडल भेजा गया। अभी पहला शिष्टमंडल किसकी अध्यक्षता में गया? डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में पहला शिष्टमंडल, जो भारत के उस समय वायसराय थे जिनका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इनसे जाकर क्या होता है, मिलता है। और इन्होंने अपनी सारी बातें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को जाकर बताई कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, स्टार्ट हुआ था, तब हमारे अंग्रेजी अधिकारियों के साथ या उस समय के वायसराय के साथ हमारी ये सब बातें हुई थी। लेकिन जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था उसने इनकी किसी भी बात पर कोई विशेष मतलब ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में जो शिष्टमंडल गया था वो निराश होकर क्या हुआ बेटा, वापस आया। क्या हुआ? निराश होकर वापस आया, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन फिर भी गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम दूसरा शिष्टमंडल भेजेंगे। और हम किससे करेंगे? अब वायसराय से बात ही नहीं कर रहे हम किससे बात करेंगे? हम महारानी से बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि दूसरा शिष्टमंडल बनाओ और कहाँ जाओ, ब्रिटेन में जाकर महारानी से मिलो और महारानी को अपनी सारी बातें बताओ और अंग्रेजी सरकार के जो यहाँ पर जो अंग्रेजी सरकार कर रही है, आपके साथ जो धोखाधड़ी करी है, उसको जाकर बातचीत करते हैं। तो जो दूसरा शिष्टमंडल था वो मोहम्मद अली और शौकत अली, क्योंकि इन दो लोगों को उस समझौते के बारे में ढंग से पता था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में ब्रिटेन की महारानी से जाकर मिला। यानी जो दूसरा शिष्टमंडल था मोहम्मद अली तथा शौकत अली के नेतृत्व में ब्रिटेन गया और वहां जाकर महारानी से मिला। लेकिन महारानी ने भी बेटा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया उनकी बातों पर। यानी दूसरा शिष्टमंडल जो ब्रिटेन गया था वो भी निराश होकर ही क्या आया बेटा, भारत लौटकर वापस आया। यानी कुल मिलाकर कहें तो गांधी जी जुड़े खिलाफत कमेटी से, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के मंचों से, लेकिन कुल मिलाकर उनकी किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कि जो उन्होंने सुझाव दिए उसका कोई नतीजा निकल के नहीं आया। अब क्या हुआ? अब बेटा गांधी जी भारत की स्वतंत्रता को तो छोड़ चुके थे, एक तरीके से कहने का मतलब यह है, और वो पूर्ण रूप से इस आंदोलन से ऐसे जुड़ गए थे कि यही उनका एक मेन मोटो है। तब उनके जो क्षेत्रीय, जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, गांधी से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा गांधी से कि गांधी जी, हम किसी विशेष समुदाय के लिए हम नहीं लड़ रहे, हम पूरी जनता के लिए लड़ रहे हैं। हम यानी जनता, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें किसी खिलाफत कमेटी या अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी या खलीफा पद को नहीं बनाना। तब जो और नेता थे बड़े बड़े उस समय के, मोतीलाल नेहरू या आपके कह सकते हैं लाला लाजपत राय, और भी बाल गंगाधर तिलक, और जो नेता थे क्षेत्रीय और जो नेता थे, वो सब गांधी से क्या हो गए बेटा, इस बात पे नाराज हो गए। बिल्कुल सही बात है, गांधी जी ने उस आंदोलन को थोड़ा सीरियसली ले लिया, खिलाफत आंदोलन को थोड़ा ज्यादा क्या ले लिया, सीरियस ले लिया। तब गांधी जी को लगने लगा कि जो उनके मित्रगण हैं या जो उनके और लोग हैं उनसे जुड़े हुए, वो उनसे क्या होते जा रहे हैं, नाराज होते जा रहे हैं। तब क्या हुआ, जून 1920 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का मंच हुआ, एक सम्मेलन आयोजित हुआ 1920 में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का एक सम्मेलन आयोजन हुआ, और इस आयोजन में, यानी इस सम्मेलन के आयोजन में गांधी ने घोषणा की कि वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या करेंगे, एक और आंदोलन चलाएंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। यानी कि ये आंदोलन अब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ आंदोलन था। यानी कहने का मतलब है गांधी जी को एक मंच मिला, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का मंच, जो एक कहां से था, इलाहाबाद मंच था। इस मंच से गांधी ने घोषणा की कि वो क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन करेंगे। अंग्रेज बातचीत जो हुई है अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों ने बातचीत हमारी नहीं मानी है, तब हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे। 1 अगस्त 1920 को गांधी ने कहाँ घोषणा कर दी थी,
इलाहाबाद में इलाहाबाद के मंच से घोषणा करी थी और गांधी ने कहा था कि मैं 1 अगस्त 1920 को क्या करूंगा, इस आंदोलन की शुरुआत करूंगा। अगर अंग्रेज नहीं मानते हैं, यानी खिलाफत कमेटी की जो बात है उनको नहीं मानते हैं, तो मैं क्या करूंगा, असहयोग आंदोलन करूंगा। तब 1 अगस्त 1920 को गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी थी, पहले ही कर दी थी ये कि 1 जून को 1 अगस्त 1920 को मैं क्या करूंगा, 1 अगस्त 1920 को क्या करूंगा, मैं असहयोग आंदोलन शुरू करूंगा। लेकिन बेटा 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन 1 अगस्त 1920 को ही क्या हो गए थे बेटा, बाल गंगाधर तिलक जी की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये आंदोलन कुछ दिन के लिए क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। हम अलग से इस टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन को हम पूरा एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तत्वों को हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में जाकर क्या हो गया था, गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया था, अचानक वापस ले लिया था। वो एक घटना घटित हुई थी जिस कारण गांधी जी ने क्या कर लिया था, इस आंदोलन को वापस ले लिया था। जबकि 1924 में ये खिलाफत 1924 तक ये खिलाफत आंदोलन चला, लेकिन बाद में चल के 1924 में ये आंदोलन क्या हो गया, खिलाफत आंदोलन में भी क्या हो गया बेटा, धीमा पड़ गया और क्या हो गया था बेटा, समाप्त हो गया था। अब समाप्ति हुआ, उसका प्रमुख कारण क्या था, देखो खिलाफत आंदोलन का अंत कैसे हुआ, खिलाफत आंदोलन कैसे अंत हुआ खिलाफत आंदोलन का, जब तुर्क पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तुर्क पर अंग्रेजों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। कब्जा होने के बाद अंग्रेजों ने वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुस्तफा कलाम पाशा, मुस्तफा कलाम पाशा, मुस्तफा कलाम पाशा के नेतृत्व में एक क्या बनवा दी, वहां पे सरकार बनवा दी। मुस्तफा कलाम पाशा के नेतृत्व में मुस्तफा कलाम पाशा अंग्रेजों का क्या बन गया, एक चाटुकार बन गया और वहां पर उसने क्या कर ली, एक सरकार बना ली। यानी मुस्तफा कलाम पाशा के नेतृत्व में अंग्रेजों ने तुर्क में क्या बना दी, एक सरकार बना दी। जब तुर्क में सरकार बन गई तो मुस्तफा कलाम पाशा ने 1924 में घोषणा कर दी कि अब तुर्क से क्या हो गया, सुल्तान का पद क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। यानी इसने ही घोषणा कर दी मुस्तफा कलाम पाशा ने कि अब तुर्क में कोई भी सुल्तान उल्तान नहीं होगा। अब बेटा जब तुर्क से जो तुर्क देश था वहां से उनकी वहां पर जो गवर्नमेंट बनी उसने ही क्या कर दिया, सुल्तान का पद समाप्त कर दिया। तो धीरे धीरे भारत में भी ये आंदोलन क्या हो गया बेटा, धीरे धीरे भारत में आंदोलन क्या हो गया, धीमा पड़ता गया। इसकी जो नींव थी वो नींव ही क्या हो गई, वहां की सरकार ने समाप्त कर दी। तो ये आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया। समाप्ति का प्रमुख कारण था कि मुस्तफा कलाम पाशा जो तुर्क में क्या हुई थी, जिसने अपनी सरकार बनाई थी, उसने वहां से सुल्तान के पद की समाप्ति कर दी थी। यानी कुल मिलाकर धीरे धीरे ये पद भी, ये जो आंदोलन था पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अंग्रेजों पर इस आंदोलन का कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा बहुत इस आंदोलन का प्रभाव बीच में जब गांधी जी जुड़े थे, जब गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे तब थोड़ा बहुत गहरा प्रभाव इसका रहा। धीरे धीरे यह आंदोलन क्या हो गया था बेटा, समाप्त हो गया। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को लिख सकते हैं, ठीक है। और इससे जो भी विकल्प आएंगे वो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों में इस चैनल को या इस वीडियो को क्या करें बेटा, शेयर करें। अपने कमेंट्स जरूर छोड़ा करिए वीडियो के अंत में। जब आपको जो चीज़ अच्छी या बुरी लगे उसको लिखिए, मैं उसको ठीक करूंगा, सुधारूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप किसी भी किताब से अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। पहली बात, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसी भी किताब को या कोई भी आपको अगर पढ़ते हो आप कहीं अन्य से, तो शायद आपको ज़्यादा ही मैं आपको दे रहा हूं, कम नहीं दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो नोट्स से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से संबंधित, तो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ आप व्हाट्सअप कर मुझसे नोट्स वगैरह मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ये भी है। लेकिन मैं पहले फिर भी बोलूँगा कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए। देर ना करते हुए इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो आपके लिए, क्योंकि टॉपिक लंबा है तो वीडियो भी थोड़ी लंबी चलेगी। चलिए बेटा,
इस टॉपिक को ही समाप्त करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू बेटा।